नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 1 अगस्त फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां सीमा हैदर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा हैदर के पास खाने को नहीं है। सचिन मीणा भी डिप्रेशन में, कहा घर के अंदर भूख से मरे, बाहर पुलिस मारे। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा घर में ही रहना, बाहर निकले तो ठीक नहीं। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं दुनिया भर के 100 देश, कहा भैया चावल दे दो वरना हो जाएगी देश में भूखों से मौत। बताएंगे कैसे घुटने पे आए 100 देश। तीसरी खबर में बताएंगे जहां पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भीषण धमाका, मस्जिद के बाहर धमाके में 50 लोगों की मौत। 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार ISIS संगठन के पीछे है। पुलिस पाकिस्तान ने जांच में किया खुलासा, जबकि TTP कुछ लोग कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, कुछ लोग कह रहे हैं BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन। बताएंगे सच्चाई। अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां कुरान जलाने से अब रोकने के लिए डेनमार्क लाने जा रहा है कानून। स्वीडन में तो लंबी लाइनें लग गई है और डेनमार्क में भी जलने लगे कुरान, तो देश में हुई चिंता। बताएंगे इनके बारे में। मर गई है अंजू, आखिर मर गई है अंजू, क्यों ऐसा कहा अंजू के परिजनों को और कौन, ये भी बताएंगे। अगली खबर निकल के, अफगानिस्तान में तालिबान ने जलाया तबला और हारमोनियम, कहा अब ये नाच गाना बंद करो। बताएंगे इसके बारे में। और अगली खबर, जहां ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और श्रीलंका के बाद इटली की भी BRI से लगी लंका, चीन पर भड़का। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच कैसे चंद्रयान 3 पर जासूसी कर रहा है चाइना, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेशी न्यूज के लिए दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें कंगाल पति सचिन अब भूखों मर रहा है। पत्नी सीमा हैदर की भूख से हाल बेहाल, बाहर निकलने पे सुरक्षा एजेंसियों ने लगाई रोक, तो कमरे में नहीं है दाल से लेकर चावल तक। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर इस समय भूख से मर रही है। आपको बता दें सचिन मीणा और सचिन मीणा के बाप ने कहा है कि खाने पीने के घर में सामान खत्म। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन मीणा के पिता ने कहा है कि हम खाने डेली वेजर्स हैं, डेली हम कमाते थे तो डेली खाते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हमें घर में रोक रखा है। ऐसे में अब हम जाए तो जाए, खाए तो क्या खाएं। इस बीच सचिन मीणा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अब मैं किसी मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं दूंगा। इंटरव्यू हम खाने पीने के घर में कुछ नहीं है और हम इंटरव्यू देते देते थक गए हैं, अब हम अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे। ऐसे में अब सचिन मीणा के साथ सीमा का भी रो रो कर हालत बेहाल हो चुका है। अगली खबर निकल के आई है, भारत के सामने 100 से ज्यादा देशों ने टेके घुटने, कहा भैया चावल दो वरना कई लोग जो है वो भुखमरी की कगार पे। मुस्लिम देश भी गिड़गिड़ाए। दोस्तों आपको बता दें भारत ने बासमती चावल समेत कई वेराइटियों पर रोक लगा दी है। अब इस रोक लगाए जाने के बाद IMF समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने भारत से चावल की मांग की है। दरअसल भारत के चावल की बात करें तो दुनिया भर के लगभग 140 देशों तक भारत का चावल जाता है। और आपको बता दें इसी भारत के चावल पर अब दुनिया भर के कई देशों ने कहा है कि चावल एक्सपोर्ट बंद मत कीजिए, यानी चावल दीजिए। और यही कारण है कि अब इस चावल को लेकर के खबर निकल के आई है कि चावल जल्द ही मोदी सरकार, IMF की बात हो, IMF ने कहा कि अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगली एक और खबर निकल के आई, चंद्रयान 3 पर चीन कर रहा जासूसी, वो भी समुद्र से। जी दरअसल आपको बता दें चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 1 अगस्त यानी आज पृथ्वी की इस सतह को पार कर जाएगा और चंदा मामा की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन चाइना भी अभी चंद्रयान को लेकर साजिश कर रहा है। चंद्रयान को रोकने के लिए उसने तरह तरह की जाल बिछाए। समुद्र से चाइना ने चंद्रयान की जासूसी के लिए जाल बिछा कर रखे थे, जो कि अब खुलासा हुआ। हालांकि अपनी जासूसी में नाकामयाब रहा चाइना को 440 वोल्ट का झटका तब लग गया जब इसरो ने इस जासूसी को नाकामयाब यानी बेनकाब कर दिया, और तब चाइना को तगड़ा झटका लग गया। एक और अपडेट निकल के, पाकिस्तान में आत्मघाती हमले को लेकर हुआ प्रथम दृष्टया बड़ा खुलासा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आतंकी खूंखार संगठन ने ली जिम्मेदारी, कहा हमने उड़ा दिया। जबकि सेना के लोग कह रहे हैं इसमें TTP का हाथ है, पुलिस कह रही है ISI का हाथ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा हमने मारा है। दरअसल पाकिस्तान में आत्मघाती हमला मस्जिद के बाहर हुआ और 45 लोगों की मौत हो गई। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ये खूंखार आतंकी संगठन दुनिया का प्रतिबंधित संगठन ISIS का इसमें हाथ है। पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सेना के जवानों का कहना है कि इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का हाथ है, जो देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसको पहले पाकिस्तान ने ही खाना पीना खिलाकर भरपूर बड़ा किया।
अब तीसरा संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये कह रहा है कि BLA कह रहा है कि ये हमने किया है जो बलूचिस्तान में पाकियों द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है। तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान दूसरों के घर में बम फोड़ना चाहता था, लेकिन आज इतने बम फूट रहे हैं कि पाकिस्तान के परखच से कहीं यहाँ गिर रहे हैं तो कहीं वहां तबाह हो रहे हैं। अगली एक और अपडेट डेनमार्क से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कुरान को जलाने को लेकर नया कानून बनाया गया है। विरोध को रोकने के लिए भी कानून बनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में आपने देखा कि डेनमार्क और स्वीडन में मुसलमानों ने ही खुद पवित्र ग्रंथ कुरान का अपमान किया है, यहाँ तक कि अपमान के साथ साथ जलाया गया है। और इन सब को लेकर डेनमार्क सरकार कुरान जलाने पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुरान को जिस तरह से जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, इन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। डेनमार्क सरकार ने कुरान का अपमान करने वाली ऐसी घटनाओं पर सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पवित्र ग्रंथों को जलाने से जुड़े विरोधी प्रदर्शनों पर भी रोक लगाने जा रही है। इसके लिए देखा जाए कानूनी उपाय भी खोज रही है। गौरतलब है कि डेनमार्क ने मंगलवार को एक बार फिर से इस्लामिक विरोधी कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया था और देखा जाए एक छोटे समूह ने मिस्र और तुर्की के दूतावास के सामने कुरान की फिर से प्रतियां जलाई। और देखा जाए इससे पहले स्वीडन में आपने देखा था ईद के मौके पर मस्जिद के सामने कुरान जलाया गया था, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। और देखा जाए 57 मुस्लिम देश यानी कि OIC भी सामने आया था और वो भी जमकर निंदा कर रहा था। वही कुरान जलाने को लेकर अब फिर से प्रदर्शन और बगावत शुरू हो गई है। इन सब को लेकर अब डेनमार्क सख्त कार्रवाई करने जा रहा है और बड़ा कानून बनाने जा रहा है। जिस तरह से लगातार देखा जाए दूतावास में भी तोड़फोड़ की गई और फिर से कुरान जलाने की घटना एक बार सामने निकल के आ रही है। वैसे देखा जाए आए दिन इन दोनों मुस्लिम देश यानी डेनमार्क और स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है। अब देखा जाए इसको लेकर डेनमार्क फिर से द्विपक्षीय बैठक बुलवाने वाला है। खासतौर पर इसमें स्वीडन और डेनमार्क शामिल होने वाले हैं और इसमें खासतौर पर जो कट्टरपंथी रहे हैं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने कुरान जलाया, उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया जा रहा है। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, भारत से भाग कर गई अंजू का फोन आया, तुम्हारे लिए मर गई, दोबारा फोन ना करना, अपने पिता को धमकाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी सबने सुनी, लेकिन वही देखा जाए पाकिस्तान में भी एक चक्कर चल रहा है। आपको पता चले 2 बच्चों की मां अंजू भी चर्चा में। चर्चाओं को लेकर एक खबर सामने निकल के आ रही है और ताज़ा अपडेट है कि अंजू और उसके पिता के बीच एक वीडियो कॉल वायरल हो रहा है और इसमें अंजू अपने पिता को कह रही हैं कि तुम्हारे लिए अंजू मर गई है, दोबारा कॉल न करियो। दरअसल अंजू के पिता गया प्रसाद ने अपनी बेटी को मैसेज किया था और बात करने के लिए कहा गया था। उसके बाद अंजू ने पिता को वीडियो कॉल किया, 15 मिनट तक बात हुई है। इस बीच देखा जाए तो जमकर बहस हुई और झूठ बोलने, पाकिस्तान में निकाह रचाने की सारी बातों को खारिज कर दिया। ये तमाम बातें निकल के आई और उन्होंने बताया ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अब कभी आप फ़ोन मत करिएगा, आपके लिए अंजू मर गई है। और ये भी बातें निकल के आई कि वो अपने बच्चों को लेने भारत आएगी। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? क्या अंजू को यहाँ उनके 2 बच्चे उन्हें देने चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आए दिन अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा जमाया, अब वही तालिबान पूरी तरह से आत्मघाती बनता जा रहा है अफगानिस्तान के लिए। आए दिन कभी ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया जाता है तो कभी मज़ारों पर हमला हो रहा है। तो अब ये खबर निकल के आ रही कि अब तबले और हारमोनियम को फूंक दिया जा रहा है। वजह क्या बताई जा रही है जरा सुनिए। इससे युवा भटक रहे हैं और हराम बताया जा रहा है, नैतिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जिस तरह से संगीत से ये बड़े हवाले दिए जा रहे हैं खास तौर पर अफगानिस्तान में। और इससे पहले आपने देखा था ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया गया था, उसमें भी यही हवाला दिया गया था कि इस्लाम में हराम है किसी भी तरह से सौंदर्य प्रकरण। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जला दिए हैं। घटना का विक्टिम्स अभी नहीं सामने आया है। अब अफगानिस्तान में ये बताया जा रहा है कि हेरात प्रांत में घटना सामने निकल के आ रही, जहाँ पर हारमोनियम और गिटार के तमाम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको इकट्ठा करके आग लगाई गई है। और जो आपको बताया पहले हवाला दिया जा रहा था वही बताया जा रहा है। वही मंत्रालय के प्रमुख अजीज अल रहमान अल मुजारी का यह बयान निकल के आया। उन्होंने बताया कि संगीत पूरी तरह से भ्रष्टाचार और नैतिकता भ्रष्ट करने को बढ़ावा दे रहा है, जिससे युवा भटक रहे थे। वैसे आपकी क्या राय है, क्या संगीत से सचमुच युवा भटक रहे हैं? जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रशिया यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ फिर से यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन से हमला। 2 बिल्डिंगें पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। दरअसल आपको बताया चले एक बार फिर यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध हफ्तों भर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 1.5 साल हो गए, लगातार युद्ध जारी है। वहीं देखा जाए इसको लेकर पुतिन का भी सख्त बयान निकल के आ रहा है, वार्ता से नहीं खत्म करेंगे किसी भी तरह से युद्ध को। और देखा जाए इस बीच आपको बताया जाए मास्को में ये हमला किया गया, राजधानी मास्को पर
शनिवार सुबह लगातार ड्रोन के 2 लगातार हमले किए जाते हैं और देखा जाए आलम ये रहता है कि रूस को आनन फानन में 4 में से 1 हवाई अड्डे को भी स्थगित करना पड़ जाता है और इन हमलों से एक व्यक्ति घायल हो जाता है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की तरफ से किए गए आतंकी हमले को एक करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कहा कि 3 ड्रोन शहर को निशाना बना रहे थे, जिसमें से एक मास्को के पास दगा और ये बताई जा रही है कि इसमें लोगों को मारने की प्रणाली बनाई गई थी, जबकि इसमें देखा जाए 2 अन्य पूरी तरह से जम गए हैं। अभी तक किसी भी तरह से उनसे हमला नहीं किया गया है, लेकिन अब भी पूरी तरह से रूस के मास्को यानी राजधानी में मंडरा रहे हैं। देखा जाए इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर करारा हमला किया था, आए दिन रॉकेट छोड़ा करते थे, लेकिन जब से आपने देखा था खासतौर पर पुतिन पर ही उनके सैनिकों ने एक करारा हमला बोला, उसके बाद लगातार पुतिन के बुरे दिन शुरू हो गए और अब यूक्रेन भी पूरी तरह से हमलावर है रूस पर। देखा जाए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सऊदी अरब अगले महीने की शुरुआती दौर में कीवा की तरफ आयोजित एक शांति वार्ता की मेज़बानी कर रहा था। जैसे आपको पहले बताया कि इन सब मेज़बानी में भारत भी शामिल हो रहा है, क्योंकि भारत का अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था और सारे देश यही कह रहे हैं कि अगर कोई वार्ता से इन दोनों युद्धों को सुलझा सकता है तो कोई और नहीं भारत है। लेकिन भाई पुतिन ने अपना साफ नज़रिया रखा, उन्होंने कहा हम वार्ता से सुलझाना ही नहीं चाहेंगे, यानी कि दोनों देश फिर से तकरार पे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर से हुआ तिरंगे का अपमान, फिर से खलिस्तान में एक बार फिर से भारतीय तिरंगे का अपमान हो रहा है। भारत द्वारा प्रतिद्वंदित खलिस्तानी संगठनों के माध्यम से अभी भी आतंकी प्रवृत्ति के लोग विदेशों में शरण लिए हुए हैं और ये खास तौर पर पंजाब द्वारा कट्टरपंथी माने जा रहे हैं, आपराधिक मामलों में वांटेड रहे। इसमें से एक हैं स्वयंभू प्रधान सुखविंदर लविंदर। आपको पता चले ये आतंकी गुरु पावंत सिंह पन्नू के संगठन से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें अमेरिका के माध्यम से फिर से भारतीय तिरंगे का अपमान किया है। बताया जा रहा है वहाँ पर इन्होंने राजनीतिक रूप से शरण लिया है और देखा जाए राजनीतिक शरण के चक्कर में या भारत विरोधी गतिविधियों में जुट चुके हैं और देश के अन्न खाकर अब उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तिरंगे को फुटबॉल में बांध कर उसका अपमान किया गया था। कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ था, उसकी वजह सामने नहीं आई थी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब वजह सामने आ गई है कि ये खास तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक आवेदन कर रहे हैं और इसमें ये भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं कि खालिस्तान का हमें समर्थन मिले। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और श्रीलंका के बाद अब इटली के भी BRI ने लगा दी लंका। चीन पर क्यों भड़का? बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर जितनी तेजी से एशिया के पूरे देश और यूरोप के खासकर कुछ देश जल्दी से जुड़ गए थे, अब वो सारे देश परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझ जाएंगे कुछ देर में। किसी तरह से अब निकलने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश। चीन ने पहले से इनकी हालत को खस्ता कर दिया है। श्रीलंका और मालदीव तो बुरी तरह से कर्ज में भी डूब गए हैं। अब इस बीच इटली से को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इन परियोजनाओं को लेकर बड़ी गलती मान बैठा है इटली भी अब इन सब से एग्जिट लेने की बात सामने रखा है और माना जा रहा है कि दिसंबर तक बाहर निकल जाएगा इटली के रक्षा मंत्री गोइडो क्रेस्टो का यह बयान निकल के आया। एक इंटरव्यू उन्होंने बताया चीन के इस फैसले से शामिल होकर केवल अपने देश को वो तबाह कर रहे हैं। उन्होंने जल्दबाजी कर दी। इटली के डिफेंस मिनिस्टर का भी इसी तरह से बयान निकल के आया। उन्होंने कहा कि BRI प्रोजेक्ट पूरी तरह से सारे देशों को बर्बाद कर देगा। दरअसल आपको बता चलें इटली जो है G7 समूह का हिस्सा नहीं है और वैसे भी अब काफ़ी ज़्यादा BRI प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद और भी काफ़ी ज़्यादा खासतौर पर अर्थव्यवस्था नीचे गिरती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता चलें BRI क्या है ज़रा ये समझिए। चीन ने दावा किया था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 130 देशों से हम रोड के जरिए जुड़ जाएंगे। चीन का कहना था कि ये प्राचीन सिल्ट रूट को जिंदा करने का एक नया तरीका है और इसमें देखा जाए उन्होंने 130 देशों से मदद मांगी थी। खासतौर पर ये रोड बनाए जा रहे थे जहां से समुद्रों से व्यापार होता था। उन सब देशों से जुड़कर इन्होंने 1500 साल पुराने सिल्ट रूट को तैयार करने का प्लान बनाया, जिसमें खास तौर पर पूरी तरह से कुछ देश तो नीलामी तक पहुंच चुके हैं, इतने कर्ज में डूबे हैं, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इन देशों की हालत खराब हो चुकी है। अब इसी बीच एक और बड़े देश की हालत खराब होती नजर आ रही है, वो है इटली और वो भी अब इनसे नाराज होकर खासतौर पर एग्जिट यानी कि बाहर होने का प्लान
परेशान बना रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब ड्रैगन से जो जुड़ रहा है वो ही परेशान होता जा रहा है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस 1 अगस्त से भारतीय ई वीज़ा करने जा रहा है जारी, अप्लाई करें जल्दी। रूस ने देश में आने वाले सभी यात्रियों के लिए ई वीज़ा की सुविधा सामने रखी है और ये प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। और देखा जाए केवल और केवल रूस और भारत की नहीं बल्कि टोटल 52 देशों में अब देखा जाए ई वीज़ा के जरिए आप सफ़र कर सकते हैं। दरअसल इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।